मुकेश सहनी भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे थे। जहां एक तरफ ये पार्टी अपने उत्तरायण में है, वहीं कई पार्टियां ऐसी हैं महागठबंधन की जो आगे बढ़ रही हैं। वहीं मुकेश सहनी अपनी सीटों की डिमांड से पीछे नहीं हट रहे हैं और उनकी पार्टी उप मुख्यमंत्री के दावे से भी पीछे नहीं हट रही है। विष पीने के लिए तैयार हैं, जितनी भी सीटें मिल जाएं उन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये जो सीटें हैं इसमें राजद, सीपीआई, जेएमएम, वीआईपी और अन्य भी जो दल आना चाहते हैं उनको समावेशित कर लिया जाए। आज पंचनामा में आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को लूटने वाले लुटेरे एक कहावत कहते थे। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी है फिल्म, कोई भी फिल्म तीनों चारों सीरीज में से, तो आपको पता होगा देयर इज नो ऑनर बिटवीन थीव्स। चोरों के बीच कोई इंसाफ, इंसानियत नहीं होती है। शुरुआत इसी से करते हैं। आज पंचनामा में आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। इसलिए कहानी जरूर सुनिए, खाली खबर के फिर मत पढ़िए। कहानी यह है कि एक गाँव था, उस गाँव के आसपास और 2 गाँव थे और उस गाँव में 3 शातिर लुटेरे थे। इन लुटेरों ने उस गांव में इतना आतंक मचा रखा था कि कोई भी राहगीर 2 बार 3 बार एक ही यात्रा में लूटा जाता था। अब होता क्या था कि एक बार लूट जाने के बाद व्यक्ति के पास बस कपड़े बच जाते हैं, दूसरी बार लूट जाने के बाद बस कपड़े बच जाते हैं, कपड़े भी चले जाते हैं, और तीसरी बार क्या लूटता होगा आप समझ सकते हैं। परिस्थिति है कि तीनों चोर, तीनों शातिर लगातार आतंक मचाए हुए थे। एक बार इन तीनों की कहीं ना कहीं मीटिंग हो गई। मीटिंग में तीनों ने निष्कर्ष निकाला कि भाई होता क्या है कि हम जब लूट लेते हैं एक व्यक्ति को तो वो किसी काम का रह नहीं जाता है, उसको फिर दोबारा तीबारा लूटने की क्या आवश्यकता। हम तीनों आपस में तय कर लेते हैं कि कौन किस गांव में लूटमाट मचाएगा, और 3 गांव है, एक गांव बांट लेते हैं। तैयारी हो गई, ठीक है भाई, इस गांव के रास्ते से कोई गुजरेगा तो मैं लूटूंगा, इस गांव के रास्ते से कोई गुजरेगा तो तुम लूटना, और एक और इस रास्ते से जाएगा तो उसको तुम लूट लेना, तीसरा व्यक्ति। तीनों ने तय कर लिया। हुआ क्या कि पहला जो लुटेरा था उसने खूब दिन भर लूट मचाई और फिर अपने रास्ते से गांव जाने लगा, अपने गांव। दूसरा लुटेरा उस लुटेरे को लूट लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, लूट लिया, लूटने के बाद उसको लूट कर वो अपने घर जाने लगा। तीसरे लुटेरे ने दूसरे लुटेरे को लूट लिया, यानी इन तीनों लुटेरों ने आपस में ही लूटमार मचा दी। जब तीनों ने एक दूसरे से फिर मुलाकात की तो मीटिंग में ये फैसला हुआ, ये बात पूछी गई कि भाई आखिर एक दूसरे को क्यों लूटा गया। तो सबसे पहले तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाली वो जो बात मैंने बताई थी, देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स, ये बात सामने। और दूसरी बात ये आई कि भाई हम लोगों ने तय तो ये किया था ना कि कोई भी राहगीर दूसरे गांव के राहगीर को नहीं लूटेगा, लेकिन लुटेरों की तो बात ही नहीं हुई थी। लुटेरों को तो लूट सकते हैं ना, और इसी कारण से तीनों ने लूटमार मचाई। बिहार में ऐसा ही हो रहा है, राजनीति में नहीं, कहीं और किसी और जगह लूटमार मच रही है। पत्रकारिता कीजिएगा तो लंबा इतिहास रहेगा, अगर बिजनेस करने आए हैं तो खैर कीजिए, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत हथकंडे हैं, बहुत सारे उपाय हैं। स्कूल में पढ़ाया नहीं आता है, लेकिन धीरे से बता जरूर देते हैं मास्टर कि इस तरह से करोगे पत्रकारिता तो खूब कमाओगे। अब आपको तय करना है कि कमाना है कि नहीं उस तरीके से। खैर जो भी हो, बिहार में 3 लुटेरों ने आपस में जो पैक्ट बनाया था वो पैक्ट कल टूट गया और कहीं ना कहीं लूट मार मचनी शुरू हो गई है। इसकी टोपी उसके सर, इसका जुगाड़ उसके घर। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी हो गया, आज का खबर शुरू करते हैं। खबर यह है कि महागठबंधन में भी परिस्थितियां ऐसे ही हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसका जुगाड़ इसके घर। कैसे बता देते हैं आपको। देखिए 75 सीटों का मैंने आपको समीकरण बताया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में 75 सीटें देकर, 75 से 80 सीटें देकर कहा गया है कि रालोसपा को एडजस्ट कर लीजिए। और वहीं अगर हम बात करें राजद की, तो राजद ने अपने खाते में लगभग 160 से 70 सीटों के हिसाब किताब रखा है, और इसे इस हिसाब से रखा गया है कि ये जो सीटें हैं इसमें राजद, सीपीआई, जेएमएम, वीआईपी और अन्य भी जो दल आना चाहते हैं उनको समावेशित कर लिया जाए। लेकिन
राजद तो किसी से बात ही नहीं कर रही है। यहां तक कि जगदानंद सिंह से लगातार मुलाकात करने के बाद रालोसपा अंततः ये बात मान चुकी कि राजद चाहती ही नहीं कि रालोसपा इस महागठबंधन में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कह दी है, बयान सार्वजनिक तौर पर दे दिया है। कल दिल्ली से आने के बाद उन्होंने राहुल जी से मुलाकात की और आज उन्होंने बयान दे दिया है कि वो विष पीने के लिए तैयार हैं। जितनी भी सीटें मिल जाएं उन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के तहत ही, यानी 1 दे दो, 2 दे दो या 100 दे दो, चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन में ही। लेकिन ये ऐसी पार्टी है रालोसपा जो अपने उत्तरायण पे, मतलब वो पार्टी खत्म होने के कगार पर है और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में ये कुर्बानी शायद पार्टी को बचाने के लिए भी हो सकती है। लेकिन जहां एक तरफ ये पार्टी अपने उत्तरायण में है, वहीं कई पार्टियां ऐसी हैं महागठबंधन की जो आगे बढ़ रही हैं। उनमें से एक वीआईपी है जो पार्टी अपना नया वर्चस्व बिहार की राजनीति में बढ़ा रही है, जिसके अच्छे खासा वोट बैंक है। पिछले उपचुनाव में भी राजद को इस पार्टी ने प्रूव किया था। शायद इसीलिए राजद बाकी सभी पार्टियों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है। लेकिन लगातार मुकेश सहनी से बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी को सीटों का समीकरण भी समझाया जा रहा है। वो बस इक्का दुक्का सीटों पर कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है और अब मुकेश सहनी भी बहुत फेरा में नहीं है। कौन पार्टी को क्या दिया जा रहा है वो अपनी पार्टी के और अपने लोगों के कहीं ना कहीं हिसाब किताब में लग गए। लेकिन आज मुलाकात उनकी भी हुई, उपेंद्र कुशवाहा से शिष्टाचार मुलाकात हुई। ये बातें वहीं से छन कर आई कि अब महागठबंधन में कोई टूट नहीं होगी। लेकिन अंदर की खबर आपको बता दें, दिल्ली जाने के दौरान मुकेश सहनी और मुकेश सहनी के कई नेताओं को भाजपा के नेताओं ने घेरा है। क्यों, कैसे, किस लिए, ये भी समझ लीजिए। दिल्ली में आपको बताया था हमने कि दिल्ली की एक टीम आई थी और बिहार में भाजपा की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके दिल्ली भाजपा और बिहार भाजपा की टीम ने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी चीज़ें पता की गई थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलेगा कि नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा जीतेगी कि नहीं, एनडीए का क्या होगा। देखिए, सब कुछ तो ठीक निकला, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हर विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त इनकम्बेंसी दिखी। लगभग 90% लोगों ने यह बात कह दी कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना हुआ है जनता में, अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो नीतीश कुमार के अल्टरनेट के तौर पर आखिर भाजपा किसे ला सकती है। कहा जा रहा है कि पोस्ट अलायंस में भाजपा कई लोगों के साथ सेटिंग कर सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं फिलहाल जो समीकरण है एनडीए का, इसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार के खिलाफ के बीच जिस तरह से तलवारें खींची हुई हैं, ये अपने आप में परिस्थिति को और गंभीर बनाई हुई है। और इसी में कहीं ना कहीं अब खबर आ रही है कि मांझी जी को भी स्पेस चाहिए। तो भाजपा ने एक और सर्वे करा लिया है कि जब नीतीश कुमार के चेहरे पर थोड़ा जनता को शक है तो और कुछ लोगों को किनको महागठबंधन से हटाकर या अन्य जगहों से हटाकर एनडीए में लाया जाए। इसी समीकरण के आधार पर वोट बैंक की जो राजनीति अलग अलग जगह पर जो सर्वे कराया है भाजपा ने, उसमें आरएसएस के जो विंग्स हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि निषाद समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को अगर एनडीए टारगेट करे तो वो बिहार में अपनी सरकार ही भी नहीं बना लेगी बल्कि अपना मुख्यमंत्री भी भाजपा दे सकती है। और निषाद समाज में भाजपा के पास बहुत बड़े कोई चेहरा नहीं है। इसकी वजह से सीधे तौर पर, आप इशारा समझ रहे होंगे, सीधे तौर पर मुकेश सहनी की फील्डिंग शुरू कर दी है भाजपा ने। खबर आ रही है कि दिल्ली के नेताओं से, दिल्ली के जो नेता हैं वीआईपी के, उनको घेरने के लिए भाजपा ने अपनी टीम लगा दी है। भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और जेपी नड्डा के लोग लगातार संपर्क में है वीआईपी के, और वीआईपी को यानी मुकेश सहनी को एनडीए में लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि पहले ही जहाँ तेजस्वी यादव बहुत उत्सुक नहीं है इन दलों को लेकर, कांग्रेस और राजद का गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जैसे जिस परिस्थिति उनकी बनी हुई है कभी भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सीटों कम भी मिले लेकिन वो रह जाए। तो ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर कहाँ चिंतित होंगे तेजस्वी यादव। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को कभी भी सीधे तौर पर महागठबंधन से बाहर जाने का ना कोई ख्यालात लाने दिया है, और ना ही जब उनकी तरफ से कोई बयान आता है सीटों को लेकर या बातचीत की बात की जाती है तो उसमें कोई भेदभाव किया जाता है। यानी पूरे महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा अगर राजद को कोई अच्छा लगता है तो वो है मुकेश सहनी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक साबित किया है। क्यों? क्योंकि उपचुनाव में राजद को उसी की सीट पर उसके खिलाफ चुनाव लड़कर फायदा पहुंचाया है। और ये बातें कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों को, खासतौर पे भाजपा को भी पता है।
वैसे भी आपको बता दें कि आपको याद ही होगा 2015 के चुनाव में मुकेश सहनी भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे थे। ऐसे में वो वोट बैंक जो कि पहले से कहीं ना कहीं जिसकी नजर चाहे फागू चौहान को लाना हो या दलित नेताओं को भाजपा में प्रमोट करना हो या इस बार के चुनाव में दलित नेताओं को सीट देने की बात कर रही हो भाजपा, ये सारा दलित राजनीति का एक हिस्सा है जिसका एक बड़ा हिस्सा खुद मुकेश सहनी भी हैं। और मुकेश सहनी के समाज को अगर भाजपा साध लेती है तो भाजपा जानती है कि इस चुनाव में उसे फायदा हो सकता है। और इसीलिए दिल्ली में लगातार आप मीटिंगों का दौर सुन रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कैसे लगातार कांग्रेस को बीच बचाव करने का, मंडवली करने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि एक तरफ जहां सोनिया गांधी बाहर है वहीं राहुल गांधी भी अब बाहर जा चुके हैं, यानी इंडिया में दोनों में से कोई नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं राजद के भरोसे छोड़ दिया गया है वीआईपी को, और कहीं ना कहीं बाकी जो दल हैं चाहे रालोसपा हो या जो दल आने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि सीपीआई भी लगातार 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है और ये भी कह रही है कि 50 सीट पे हम आ सकते हैं अगर हमसे बातचीत कर ली जाए। यानी राजद बातचीत नहीं कर रही है। और दिल्ली में एक मुहावरा भी अब प्रचलन में आ गया, सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ढकेल रही है सारे दलों को जो उसके शरण में आए थे कसाई खाने की तरफ, और वो कसाई खाना राजद है। यानी इन सारे दलों को राजद की तरफ भेजा जा रहा है कि राजद जबरदस्ती इन्हें काट दे और जो मांझी का हाल हुआ है वैसा ही हाल हो जाए इन दलों का। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहां बाकी दलों को तो पता नहीं, विष पीने के लिए कोई तैयार है, कोई कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वहीं मुकेश सहनी अपनी सीटों की डिमांड से पीछे नहीं हट रहे हैं और उनकी पार्टी उप मुख्यमंत्री के दावे से भी पीछे नहीं हट रही है। और इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हो सकता है कि भाजपा ने जो सर्वे कराया है और सर्वे के आधार पर जिस तरह से डोरे डाल रही है मुकेश सहनी और वीआईपी पर, यह एक बड़ा कारण हो सकता है। तो आप आने वाले समय में एक चीज देख सकते हैं, अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से देरी करते हैं तो हो सकता है कि मुकेश सहनी को इतना बड़ा ऑफर मिल जाए कि मुकेश सहनी चाह कर भी मना न कर पाए और भाजपा का दामन थाम ले, सीधे तौर पे माझी की तरह। तो अगली खबर में मुलाकात होगी। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। जाइए इस खबर को मार्केट में जंगल में लगी हुई आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी भविष्यवाणी सही तो होती है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।